कभी नोटिस किया है, कुछ साल पहले जो ट्रांसफर फी रोनाल्डो या नेमार जैसे प्लेयर के लिए नॉर्मल लगती थी, आज वही नंबर्स हर ट्रांसफर विंडो में दिखने लगे हैं। इस समय से मॉर्गन रॉजर्स के लिए 117 मिलियन पाउंड्स, एलियट एंडरसन के लिए 116 मिलियन पाउंड्स, टोनाली के लिए भी 100 मिलियन पाउंड्स और ऐसे कई और 80 से 100 मिलियन पाउंड्स के आसपास की डील्स देखने को मिली है। और नेचुरली हर फैन के दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या फुटबॉल क्लब सच में पागल हो गए हैं या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देती। आज इसी सवाल का सिंपल सा जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जब कोई क्लब किसी प्लेयर को खरीदता है तो उसे उस प्लेयर की करंट एबिलिटी के पैसे नहीं दे रहा होता। अगर सिर्फ टैलेंट की बात होती तो दुनिया के हर अच्छे प्लेयर की प्राइस लगभग सेम होनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। प्लेयर की क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर होती है, लेकिन ट्रांसफर फीस उससे डिसाइड नहीं होती। इसीलिए कभी-कभी दो ऑलमोस्ट इक्वली अच्छे प्लेयर्स की प्राइस में भी बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। सोचो तुम किसी क्लब के ओनर हो, तुम्हारे पास 23 साल का एक यंग विंगर है जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फैंस उसे पसंद करते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट में अभी कई साल बाकी है। ऐसे प्लेयर को बेचने की तुम्हें कोई मजबूरी ही नहीं है, और अगर कोई क्लब उसे लेना चाहता है तो उसे इतना पैसा ऑफर करना पड़ेगा कि तुम्हें लगे कि इस डील को मना करना मुश्किल है। इसीलिए ट्रांसफर फी अक्सर प्लेयर की क्वालिटी से ज्यादा सेलिंग क्लब की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। कई बार हाई ट्रांसफर फी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेलिंग क्लब उस प्लेयर को खोना ही नहीं चाहता था। अब यहाँ एज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दो प्लेयर्स इमेजिन करो, दोनों इक्वली अच्छे हैं, लेकिन एक प्लेयर 30 साल का है और दूसरा सिर्फ 23 साल का। ज्यादा क्लब्स किस प्लेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऑब्वियसली 23 साल वाले में, क्योंकि क्लब सिर्फ आज के प्लेयर के लिए पैसे नहीं दे रहा होता। वो सोच रहा होता है कि ये प्लेयर अगले 6 या 7 साल में उनकी टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता है, और अगर वो और इम्प्रूव करे तो टीम को उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर कभी उनको उस प्लेयर को बेचना पड़ जाए तो उससे अच्छी ट्रांसफर फी भी मिल सकती है। इसीलिए यंग प्लेयर्स की डिमांड नेचुरली बहुत ज्यादा होती है। कॉन्ट्रैक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मान लो दो प्लेयर्स बिल्कुल सेम लेवल के हैं, एक के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 1 साल बचा है और दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में 5 या 6 साल। पहले प्लेयर को क्लब जल्दी बेचना चाहेगा, वरना वो फ्री ट्रांसफर में भी जा सकता है, लेकिन दूसरे प्लेयर के केस में सेलिंग क्लब के पास कोई प्रेशर ही नहीं होता। वो आराम से बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें प्लेयर चाहिए तो आपको हमारी प्राइस देनी पड़ेगी। बस यहीं से ट्रांसफर फी और ऊपर चली जाती है। एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हर प्लेयर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है। कई क्लब सीधा मना कर देते हैं कि उनका प्लेयर बिकाऊ नहीं है, लेकिन फुटबॉल में एक बात लगभग हमेशा सही रहती है कि हर प्लेयर की एक प्राइस होती है। बस कुछ प्लेयर की प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि सिर्फ बहुत कम क्लब्स उस तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए किसी क्लब को लगता है कि उनका टारगेट प्लेयर फाइनली अवेलेबल है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। फिर आता है डिमांड का गेम। फुटबॉल में वर्ल्ड क्लास प्लेयर बहुत कम होते हैं और उनमें भी हर प्लेयर हर सिस्टम में फिट नहीं बैठता। किसी क्लब को फास्ट विंगर चाहिए, किसी को बॉल प्लेइंग सेंटर बैक चाहिए, तो किसी को क्रिएटिव मिडफील्डर या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। अगर मार्केट में उस प्रोफाइल के सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स अवेलेबल है तो उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी रेयर चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं, ऑलमोस्ट हर मार्केट में होता है। इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात है, कई बार क्लब से प्लेयर नहीं खरीद रहे होते, वो फ्यूचर कंपटीशन को भी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोचो, अगर तुम्हारा टारगेट प्लेयर इस समर अवेलेबल है और तुम वेट करने का डिसाइड करते हो और अगले ही हफ्ते कोई दूसरा क्लब उसे साइन कर लेता है, अब शायद अगले 5 या 6 साल तक वो प्लेयर मार्केट में वापस ही नहीं आए। इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से भी क्लब्स कई बारी एक्सपेक्टेड से ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि आज के टाइम में इतने बड़ी ट्रांसफर फी पहले से ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन है कि फुटबॉल खुद पहले से बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। टीवी राइट्स, स्पॉन्सरशिप, कमर्शियल डील्स और ग्लोबल फैन बेस की वजह से क्लब्स के पास पहले से ज्यादा पैसा है, और जब मार्केट में पैसा बढ़ता है तो नेचुरली ट्रांसफर फी भी बढ़ती है। इसीलिए आज 80 या 100 मिलियन पाउंड की फी हमें ज्यादातर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, लेकिन एक बात क्लियर कर देनी चाहिए,
जब हम सुनते हैं ना कि किसी प्लेयर की ट्रांसफर फीस 100 मिलियन पाउंड्स है तो नेचुरली लगता है कि क्लब ने एक ही दिन में इतना पैसा दे दिया होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा ऑलमोस्ट कभी नहीं होता। ऐसी बड़ी डील्स का पेमेंट अक्सर अलग-अलग इंस्टॉलमेंट्स में होता है, इसी वजह से क्लब्स इतनी बड़ी ट्रांसफर को फाइनेंशियली मैनेज कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि कई बार क्लब सिर्फ प्लेयर नहीं खरीद रहे होते, बल्कि रिस्क भी ले रहे होते हैं। 100 मिलियन पाउंड्स देने का मतलब ये नहीं है कि प्लेयर गारंटीड सक्सेस होगा। फुटबॉल इतना सिंपल नहीं है। नया मैनेजर हो सकता है, नया सिस्टम हो सकता है, इंजरीज आ सकती है, प्रेशर अलग हो सकता है। हमने पास्ट में बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसफर्स को स्ट्रगल करते भी देखा है, और दूसरी तरफ कहीं रिलेटिवली चीप साइनिंग्स ने वर्ल्ड क्लास लेवल तक परफॉर्म किया है। इसलिए बड़ी ट्रांसफर फी सक्सेस की गारंटी कभी नहीं होती। तो फिर सवाल ये है कि क्लब्स इतना रिस्क लेते ही क्यों हैं? क्योंकि अगर वो प्लेयर सक्सेसफुल हो गया तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ गोल्स या एसिस्ट तक लिमिटेड नहीं होता। वो टीम को ट्रॉफी जीतने में हेल्प कर सकता है, चैंपियंस लीग क्वालिफाई करा सकता है, क्लब की पॉपुलैरिटी और कमर्शियल वैल्यू बढ़ा सकता है, और कभी-कभी फ्यूचर में उससे भी बड़ी ट्रांसफर फी पर सेल भी किया जा सकता है। क्लब्स के लिए ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। इसीलिए जब हम आज 80 या 100 मिलियन पाउंड्स की ट्रांसफर फी देखते हैं तो पहली नज़र में वो शॉकिंग लग सकती है, और ऑनेस्टली कभी-कभी क्लब्स ओवरपे भी कर देते हैं। लेकिन 100 मिलियन पाउंड्स की ट्रांसफर को सिर्फ पागलपन कह देना भी सही नहीं होगा। उस नंबर के पीछे प्लेयर की क्वालिटी होती है, उसकी एज होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी पोटेंशियल वैल्यू होती है, मार्केट में उस प्रोफाइल की डिमांड होती है, नेगोशिएशन होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेलिंग क्लब की बार्गेनिंग पावर होती है। तो क्या फुटबॉल क्लब सच में पागल हो गए हैं? कभी-कभी शायद हाँ, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये रैंडम स्पेंडिंग नहीं होती, बल्कि एक कैलकुलेटेड गैम्बल होता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि फुटबॉल में कैलकुलेशन सही हो सकती है, लेकिन रिजल्ट फिर भी गलत आ सकता है। इसीलिए 100 मिलियन पाउंड की फी देखकर असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्लेयर इतने पैसे का है या नहीं। असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो बाइंग क्लब के लिए इतने पैसे का प्लेयर बन सकता है।